हो 10 मिनट में एक बार हल्का सा रिवाइज मार लेते हैं पिछला वाला, वरना फिर थोड़ा सा लॉस्ट आउट लगता है कि मतलब कैसा क्या चल रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत दिन पहले लिया था ना, 19 को लिया था क्लास लास्ट। तो देखो, हमने बताया था लास्ट टाइम कि हमारा एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, और एक हमारा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि जैसे मेरा कोई भी अमाउंट है ना, मेरा कोई भी प्रिंसिपल है, जैसे मान लो मेरा 1000 रुपीज का प्रिंसिपल है, ठीक है, ये पैसा मैंने किसी को दिया। अब अब जब मैं पैसा वापस लूंगा तो ये जो पैसा हमने उसे यूज करने के लिए दिया है, इस पे हम कोई ना कोई फीस चार्ज करते हैं, है ना, वरना मेरा उसको पैसा देने का कोई भी मतलब नहीं होता है। हमने किसी को 1000 रुपए दिए और 1000 रुपए वापस ले लिए, तो कोई ना मेरा प्रॉफिट हुआ ना किसी का प्रॉफिट हुआ, मतलब जिसको दिया खाली उसी का प्रॉफिट हुआ। लेकिन हमें अपना भी प्रॉफिट करना है क्योंकि इंसान स्वार्थी होता है। तो हम क्या करते हैं, इस पे एक फीस चार्ज करते हैं। वो उस फीस को हम क्या बोलते हैं, हम रेट बोलते हैं, है ना। हम रेट बोलते हैं, जैसे हमने बोला कि भाई 10% रेट है, ठीक है, यानी कि इस प्रिंसिपल का 10% मैं चार्ज करूंगा हर साल। ये क्या है, ये पर एनम है, ठीक है। जो भी हमारा रेट होता है वो हमेशा ईयरली रेट दिया होता है कभी भी, ठीक है, इसीलिए उसके आगे पर एनम लिखा होता है, हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो रेट हमेशा पर एनम में ही होता है, ठीक है। तो अगर मैंने कहा कि भाई 10% का रेट है मेरा पर ईयर का, तो एक साल में कितने पैसा लगेगा, एक साल में कितना फीस लगेगा अगर तुम मेरा पैसा एक साल के लिए लोगे, तो इसका 10% यानी कि कितना रुपया हो गया, 100 रुपए। अगर तुम 2 साल के लिए लोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा। अब देखो 2 साल के लिए क्या होगा भाई, 10% एक साल के लिए लग रहा है, तो 2 साल के लिए कितना लगेगा, 10 × 2, है ना। यानी कि ये मेरा नेट रेट आ जाता है, ये मेरा क्या आ जाता है, ये मेरा नेट रेट आ जाता है। ये नेट रेट ध्यान रखना, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में भी नेट रेट से ही बताएंगे तो सही रहेगा। तो ये होता क्या है, रेट इंटू हमारा जो टाइम हो जाता है, ठीक है। रेट और टाइम का जो नेट परसेंटेज आता है वो हमारा होता है कि भाई टोटल टोटल ब्याज कितना लग रहा है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, है ना। तो अब ये तो हमारा ब्याज आ जाता है, रेट इंटू टाइम, यानी टी टी परसेंट ऑफ प्रिंसिपल, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। बस यही बेसिक सा होता है सिंपल इंटरेस्ट में। अब एक टर्मिनोलॉजी होती है अमाउंट, है ना। जो अमाउंट होता है वो किसके बराबर होता है कि भाई मेरा जो प्रिंसिपल है और जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट है उसको कंबाइन करके मुझे अमाउंट मिलता है, पूरा का पूरा, ठीक है। और अमाउंट यानी ये जो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का कॉम्बिनेशन है, इसको हम एक और टर्म से जानते हैं जो कि हमारा डेट होता है, DEBT। डेट यानी हिंदी में कर्जा जिसे बोलते हैं। यानी कि अगर मान लो मैंने कहा कि भाई हमने तुम्हें 1000 रुपए दिए हैं और ये 10% के रेट पे हमने तुम्हें दिए हैं, तो तुम हमें साल भर बाद कितने रुपए दोगे। तो साल भर बाद तुम हमें दोगे 1000, 1000 + 100 रुपीज, ठीक है, यानी कि टोटल 1100 रुपए, है ना। तो ये जो 1100 रुपए है ना, यही डेट होता है। कभी भी तुम्हें कोई बोले कि तुम्हारे ऊपर डेट कितना है, तो डेट हमेशा ये नहीं बोला जाता है कि डेट ऐसे बोला जाता है कि टोटल जो मेरा प्रिंसिपल है और जो मेरा ब्याज मतलब जो मेरा इंटरेस्ट है उसको कंबाइन करके ही डेट जो वर्ड बोला जाता है, और जो क्वेश्चन में डेट वर्ड आएगा उसका यही मतलब होता है कि ये जो फाइनल अमाउंट निकल के आता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है सिंपल इंटरेस्ट। और अपने सिंपल इंटरेस्ट में मेनली कुछ नहीं होता है, ऐसे ही होता है, और बाकी जो थोड़ी बहुत चीजें हैं वो हम क्वेश्चन के थ्रू बता देंगे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अबे भाई एक लाइन नहीं सीधी हो पाती। हम्म, अब बस, अब फिर क्या है, अब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में मेनली जो हमें निकालना आना चाहिए वो आना चाहिए हमें नेट रेट, ठीक है। अभी हम बताते हैं, हल्का सा बता भी देंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है दोबारा से, ठीक है। नेट रेट। अच्छा देखो, हम समझा तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे अगर तुम लोगों को बीच में हल्का सा कोई भी डाउट हो
जैसे मैसेज, जैसे मान लो टेक्स्ट करो तो हमें दिखे ना, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो देखो, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, अभी हमने सिंपल इंटरेस्ट में बताया था कि हमारा जो रेट होता है ना, वो हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी जो मेरा रेट होता है वो मेरा प्रिंसिपल पे लगता है, ठीक है। लेकिन बस कंपाउंड इंटरेस्ट में एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल होता है ना, वो हर साल चेंज होता रहता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि मेरा प्रिंसिपल लास्ट वाले की तरह ही है ना, जहाँ पे हमने ये 1000 ले रखा है, तो मेरा रेट जो है, रेट परसेंट है 10%, ठीक है। ये रेट परसेंट है 10%। तो अब देखो, पहले साल के लिए अगर मैं कहूँ कि भाई तुमने मेरा पैसा 1 साल के लिए यूज किया है, तो भाई तुम मुझे मैं तुम्हारी फीस जो चार्ज कर रहा हूँ तो वो इसका 10% होगा, यानी कि 100 रुपए। एग्जैक्टली देखो, सिंपल इंटरेस्ट के जैसा है ना। वहां पे भी अगर तुमने 1 साल के लिए पैसा यूज किया है, तो वहां पे भी ब्याज 100 रुपए आया था, यहाँ पे भी 100 रुपए आया। तो तुम ये कह सकते हो कि फर्स्ट ईयर के लिए, है ना, फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट होता है वो एग्जैक्टली सेम रहता है ना। क्योंकि यहाँ पे भी 100 रुपए रेट लगा 1 साल बाद, यहाँ पे भी 100 रुपए लगा। लेकिन जैसे ही हम सेकेंड ईयर में आना स्टार्ट करते हैं, यानी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, वहां से कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से डिफरेंट इस वे में हो जाता है कि जब मैं सेकेंड ईयर के लिए, अब मैं कहूंगा कि अब भाई तुमने मेरा पैसा 2 साल के लिए यूज किया है, तो पहले साल के एंड में टोटल अमाउंट कितना बना, ये 1000 रुपीज प्लस 100 रुपीज, ठीक है। तो फाइनली कितना बना, 1100, ठीक है। तो अब मैं क्या कहूंगा कि भाई जब तुम दूसरे, अब तुम मेरा पैसा दूसरे साल के लिए भी यूज कर रहे हो, तो अब मैं कहूंगा भाई तेरे ऊपर मेरा पूरा इतना रुपए बकाया है, यानी 1100। तो अब जो सेकेंड ईयर का मेरा प्रिंसिपल होगा वो 1000 रुपीज ना होके 1100 रुपीज होगा, बस। यहीं पर डिफरेंस आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब अगर तुम रेट लगाओगे 10%, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट निकल करके आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो आएगा 110 रुपए। तो अब देखो, अगर तुम कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट दूसरे साल के लिए निकालते तो वो भी 100 ही रुपए आता, क्योंकि उसमें रेट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, प्रिंसिपल पे। यहाँ पे भी प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल हर साल चेंज होता रहता है। क्या चेंज होता रहता है कि भाई जो हमारा मेन प्रिंसिपल है उसमें हम इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं अगले साल का। ये हमारा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्योंकि मतलब ये तो मोस्टली रिवीजन ही था पिछले बार का, इसी को पूछ रहा है। क्लियर है। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, अब अब मेन क्या है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट को, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई हम नेट रेट निकाल लेंगे और उसका उतना परसेंट ऑफ प्रिंसिपल कर देंगे, मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल आता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास 3 तरीके होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर निकालने के लिए। पहला फर्स्ट तरीका ये होता है, पहला फर्स्ट तरीका होता है कि जो मेरा अमाउंट होता है, यानी कि जो मेरा फाइनल पैसा बना, यही ये वाला प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वाला अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन में 100। अब मतलब ये वाला जो है वो है ना डंडी, ये सिर्फ इस आर वाले के नीचे है, आर अपॉन 100, और ये एन। अब यहाँ पे एन तो तुम लोगों को पता ही है कि कितने नंबर ऑफ ईयर होते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का हम सिर्फ अभी तरीका बता रहे हैं, फ्रेमवर्क, फिर बाकी वो आगे बता देंगे। ये होता है एक फॉर्मूला। सेकंड तरीका क्या होता है, सेकंड तरीका होता है इफेक्टिव रेट, है ना। सेकंड तरीका होता है इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट हमने कैसे निकाला था, वो हम ऐसे निकालते हैं, जो हमने फॉर्मूला बताया था ना, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। उसी में हमने लास्ट टाइम वाले में ये भी बताया था कि जैसे मान लो अगर जैसे जैसे सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि रेट अगर 10% का है और तुमने 2 साल के लिए यूज किया, तो 10 × 20 वो 20% रेट हो जाता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, अगर तुमने पहले साल 10% रेट और सेकेंड ईयर में भी 10% रेट है ना,
तो अगर तुम ए और बी की में ए की जगह 10 और बी की जगह 10 रखोगे तो इसका इफेक्टिव रेट निकल के आता है 21%। ठीक है। यही अगर तुम 10% को 3 साल के लिए यूज करते हो, मतलब कि अगर मान लो कि तुम्हारा रेट 10% है और पैसा तुमने 3 साल के लिए लगाया है, तो इसका रेट निकल करके आता है 33.1%। और पता है ये रट लेना, बार बार वैल्यू इसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके निकालना मत बार बार, ठीक है। तो अगर 10% हमने 2 ईयर्स के लिए यूज किया है तो मेरा रेट इफेक्टिव कितना आ जाता है 21। अगर मतलब कोई सिंपली पूछे कि अगर प्रिंसिपल 1000 रुपीज है और रेट 10% है तो 2 साल का सीआई निकालो, तो तुम्हें पता है कि भाई 2 साल में सीआई मेरा 21% हो जाता है, यानी 21% ऑफ 1000 इज 210। ठीक है। और देखो यहाँ से भी वही आएगा कि पहले साल में तुमने 100 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट था तुम्हारा और दूसरे साल में 110, तो इसको भी ऐड करोगे तो 210 आएगा। ठीक। ये 3 साल का। और 10% का जो 4 साल के लिए होता है वो 46.41 होता है। ठीक है। तो ये रेट होता है अगर 10% 4 साल के लिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इतने परसेंट ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है ना, ये जो परसेंटेज है ये प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में है। बस हमने पिछले वाले लेक्चर में जितना भी पढ़ाया था, 50-50 मिनट का लेक्चर था, उसमें यही सब पढ़ाया था। बस हमें एक चीज और पढ़ानी है, क्योंकि ये पहले टेक्निक हो गई, ये सेकंड टेक्निक हो गई, अब आती है थर्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक। ठीक है। वो है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड। ठीक है। अब ये रेशियो मेथड है क्या? ये जो नंबर देख रहे हो ना, 21331 4641, डेसिमल वाला भूल जाओ। अब ये नंबर और काम आएंगे अभी। ठीक है। तो रेशियो मेथड समझाने के लिए हमें बस एक चीज तुम लोगों को बताना पड़ेगा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, उसमें हम बोलते हैं कि हमारे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, जो हम बोल रहे हैं ये ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, हिंदी में बोले तो ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ठीक है। तो होता क्या है कि अगर मेरा प्रिंसिपल 1000 रुपीज है और मेरा ये रेट जो है वो 10% है। देखो हम ये वैल्यूज 10% ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये इजी होता है। बाकी कठिन वैल्यूज अगर आ जाती है रेट में तो वो हम हैंडल करना बता देंगे जब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो ये होता है। तो अब देखो क्या होता है, यहाँ पर हम जेनरेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, यानी फर्स्ट जनरेशन इंटरेस्ट, सेकेंड जनरेशन इंटरेस्ट और थर्ड जनरेशन इंटरेस्ट। ठीक है। अब ये होता क्या है, फर्स्ट जनरेशन इंटरेस्ट होगा सिंपल 10% ऑफ, मतलब कि रेट परसेंट ऑफ प्रिंसिपल, तो 10% ऑफ ये क्या हो जाएगा 100। ठीक है। अब जब हम सेकेंड जनरेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो सेकेंड जनरेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, 10% ऑफ दिस वैल्यू, 10% ऑफ दिस वैल्यू, यानी इसका 10% क्या हो जाएगा 10। ठीक है। यानी कि जब हम जनरेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी रेशियो मेथड की जब हम बात करते हैं तब हम जनरेशन ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, है ना, यानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ इंटरेस्ट, सेकंड जनरेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये जनरेशन गंदा सा लिख रहा है लेकिन तुम लोग इमोशन को समझ जाओ, राइटिंग को मत ध्यान दो। जनरेशन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। जनरेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो पहला जनरेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, जब तुमने रेट का सिंपल 10% निकाल दिया प्रिंसिपल का, ये 100। अब जब सेकंड जनरेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो 10% ऑफ दिस वैल्यू होगा। ठीक है। जब थर्ड जनरेशन निकालेंगे तो 10% ऑफ दिस वैल्यू होगा, उससे जस्ट एक साल पहले। अब इसका 10% क्या होगा। तो अब अगर तुमसे कोई पूछेगा कि ये तो तुमने बता दिया भाई कि ये है, अब ये बताओ कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 3 साल का, अगर हमने इस रेट पे पैसा दिया है तो वो हो जाएगा 3 साल के लिए क्या था, ये 331 था ना वैल्यू, इसको सिंपली करो कि इस वाली वैल्यू का 3 टाइम्स, इस वाली वैल्यू का 3 टाइम्स, यानी कि कहने का मतलब कि इस वाली वैल्यू, ये जो 100 लिखा है उसका 3 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स, और 1 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। ये होता है हमारा रेशियो मेथड, है ना। ये रेशियो मेथड ऐसे होता है जब हमारे पास जनरेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है। अब तुम कहोगे कि यार इफेक्टिव रेट से और रेशियो मेथड से निकाल तो दोनों से ही सकते हैं, तो दोनों बताने की जरूरत क्या है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है
कि जैसे हमने बोल दिया कि रेट मेरा 4% है। तो अब देखो, इस 4% का अगर तुम इफेक्टिव रेट निकालोगे ना, ये ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, तो थोड़ा सा वो कैलकुलेटिव हो जाता है कभी कभी, है ना। तब यहाँ पर रेशियो मेथड काम आता है। ठीक है, वो हम यूज करना बता देंगे कैसे। ठीक है, तो ये अपना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसके बाद बस एक सेकंड, यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, आ गया, आ गया। बस एक सेकंड, एक सेकंड यार, वो वाली पीडीएफ खोल ले, मैथ्स वाली। बस एक सेकंड। आवाज क्लियर मुझे ही नहीं आ रही है या किसी को भी नहीं आ रही है? बता दो बोल यार। ही नहीं रहा है। अरे अभी हम बोल नहीं रहे हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके। मुझे लगा कि आवाज क्यों नहीं आ रही है। नहीं, कुछ ये ऐसे टें, इको हो रहा था ना, कुछ कुछ इसलिए। ये टेंसर जैसी बातें क्यों करने लग गए सब? मेरा नाम क्यों घुसा रहा अरे है बीच में? क्योंकि थोड़ी थोड़ी इको हो रही थी ना, तो मुझे लगा कि शायद मेरे में नेटवर्क इशू हो रहा है मेरी साइड से। आज मैंने फोन से ज्वाइन कर रखा है ना, तो मेरे को लगा कुछ इशू है सबको टेक्स्ट इसलिए। लिटरली मैं मेरे को याद ही नहीं था। अरे मैंने मैसेज किया था, वो मैसेज जा ही नहीं रहा था, तो मैं क्या करूं? झूठ झूठ, इसने जानबूझ के इग्नोर किया था। हाँ, जब मैं सुनाई तब जाके देखा ये। नहीं 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 नहीं, मैं वो मैसेज पहले था, फिर दोबारा मैसेज आया था नहीं वो। नहीं, इसने जानबूझ के इग्नोर हाँ किया हाँ, था। झूठ बोल रहे हैं। हाँ, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अच्छा ठीक है, हो गया। अब हम बताएं आगे का। चलो देखो, अब देखो कि अ, अब हम लोगों ने देख लिया है कि सीआईएसआई होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के तरीके देख लिए हैं। अब हम देखते हैं कि सीआईएसआई के बीच में रिलेशन क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस समझाने के लिए एक तो ऐसा कर सकते हैं, क्या करूं, जैसे देखो, अगर बोले मोस्टली कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में रिलेशन का मतलब है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या आएगा, है ना। क्योंकि हमने बताया था कि जो जब भी जो हमारा सेकेंड ईयर होता है, वहां से कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट से आगे निकलना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि पहले साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है। ठीक है, तो अब देखो, जैसे वो बोलेंगे कि सीआईएसआई के बीच में हमें गैप निकालना है, तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट का जो परसेंटेज होता है वो हमेशा ज्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होगा कि सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट से। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अभी हमने बताया रेशियो मेथड में कि ये इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, इस वजह से कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है। तो जैसे मान लो कि मेरा प्रिंसिपल, अरे हाँ, मेरा प्रिंसिपल है 1000 रुपीज, और मेरा मान लो, अब यहाँ पर रेट की खराब वैल्यूज लेंगे थोड़ी, जिससे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो। रेट है 4%। ठीक है, रेट है 4%, और टाइम कितना है, 2 ईयर। अब देखो, एक और चीज समझना, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा होता है कि कंपाउंडिंग क्या होती है। ठीक है, मतलब कंपाउंडिंग इन द सेंस कि जैसे हम लोगों के सबके पास, सबका अपना अपना बैंक अकाउंट है, जब भी हम लोग पासबुक में एंट्री करवाते हैं
तो वो एक अरे क्या कहते हैं, वो लिख के आता है कि बैंक ने कितना इंटरेस्ट दिया तुम्हें, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट बैंक बोलती है ना कि हम हर 6 मंथली कैलकुलेट करते हैं या हर क्वार्टरली यानी हर 3 महीने में कैलकुलेट करते हैं, तो ये चीज करती है ना बैंक। तो उससे रिलेट करके ये मानो कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, वो कंपाउंडिंग पर बेस्ड होता है। यानी कहने का मतलब कि कितने कितने टाइम बाद में प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ करके नया प्रिंसिपल बना दूंगा। यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरी कंपाउंडिंग 6 महीने की है, यानी मैं हर 6 महीने में तुम्हारा इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दूंगा, ठीक है। हम तुम्हारा इंटरेस्ट जो है वो हर 6 महीने में कैलकुलेट करके एक नया प्रिंसिपल बना देंगे, ठीक है। या फिर अगर हम कहें कि मेरी कंपाउंडिंग जो है वो एनुअल हो रही है, यानी कि हम हर 1 साल बाद तुम्हारे प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ करके एक नया प्रिंसिपल बना देंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, है ना। तो इसमें देखो क्या होता है, रेट वही है, टाइम वही है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा वही जो अभी हमने आरटी बताया था, है ना। आरटी यानी कि क्या हो जाएगा, 4 टू द 8%, है ना। ये हो जाएगा 8%। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा अगर हमने 4% लिया है और वो एनुअल कंपाउंडिंग हो रही है, ठीक है। ये याद रखना, यहाँ पे एनुअल कंपाउंडिंग हो रही है, एनुअल कंपाउंडिंग, ठीक है। अभी ये एनुअल कंपाउंडिंग, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग भले ही उतना अच्छे समझ में ना आए, लेकिन अभी हम बता देंगे कोई एग्जाम्पल से, ठीक है। तो अब देखो एनुअल कंपाउंडिंग हो रही है, यानी कि 2 बार मेरे पास 4 4% की 2 बार वैल्यू है। तो वही ए प्लस बी, जो ए प्लस बी वाला अपना फॉर्मूला है, और प्लस ए बी अपॉन में 100। ये है बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, अगर दो के लिए तुम्हें निकालना है। तो देखो यहाँ पे तो रेट सिंपली आ गया 8%। यहाँ पे अगर मैं हमें डायरेक्टली निकालना है कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट बन कितना रहा है, तो देखो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 प्लस, तो देखो क्या है कि देखो अब यहाँ पर क्या है कि दोनों 2 साल का है और कंपाउंडिंग भी एनुअल है। तो 4% का 2 बार होगा, यानी 4 + 4 यानी 8, प्लस 4 4 का कितना, क्योंकि दोनों ही 4 है, 4 4 का 16 अपॉन में 100, यानी ये कितना हो गया, इसको ऐड करेंगे तो 8.16%। तो अब देखो इफेक्टिव रेट निकालने का फायदा ये हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट मेरा 8% आ रहा है 2 साल का और कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 8.16, यानी कि सीआई और एसआई के बीच में गैप कितना है, ये गैप है 8.16, 8.16 माइनस 8, यानी कि 0.16%, यानी 0.16% ऑफ दिस, है ना। तो सिंपली देखो हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे निकल आया, है ना। ये होता है, ये होता है सी आई एस आई के बीच में डिफरेंस। और बस बस एक और छोटी, एक तो ये इफेक्टिव रेट वाला टेक्निक है, और दूसरी वाली टेक्निक बता दें क्या, हाँ देखो सुन लो यार, अब हम बता ही देते हैं, वरना फिर कोई क्वेश्चन आएगा फिर तुम मतलब कोई अटक जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है। देखो अभी जो हमने यहाँ पे ये रेशियो मेथड बताया था ना, इसी से ही रिलेटेड है, कुछ नहीं करना होता है। सिंपल क्या होता है, जब भी हमें बोला जाए क्योंकि देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट तो सिर्फ फर्स्ट जनरेशन इंटरेस्ट होता है ना, फर्स्ट जनरेशन, है ना। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट को हम फर्स्ट जनरेशन क्यों कह रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट को हम फर्स्ट जनरेशन इंटरेस्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हमेशा एक ही कॉमन प्रिंसिपल पे लगता है, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, वो मल्टीपल जनरेशन्स में इसलिए जाता है क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। तो फर्स्ट जनरेशन इंटरेस्ट जो होता है वो हमारा होता है सिंपल इंटरेस्ट। इसका मतलब जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो हम सिर्फ इस I1 पे फोकस करेंगे, ठीक है। यानी अगर मैं कहूँ कि इसका कि जो है 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा,
तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा कि इस 100 को फर्स्ट जनरेशन ऑफ इंटरेस्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि सिंपल इंटरेस्ट 4 साल का कितना होगा, तो इसको इस फर्स्ट जनरेशन वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये होता है हमारा सिंपल, मतलब अगर हमको इस रेशियो वाले तरीके से निकालना है। एक हम एग्जांपल दे देते हैं टिपिकल सा, कि जैसे मान लो कि हमने हमने कहा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर, सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई फॉर 3 ईयर। ठीक है, ये 3 ईयर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे 2 साल के लिए निकाला है डिफरेंस, वैसे ही 3 साल के लिए निकाल सकते हैं। और ये वाला फॉर्मूला जो है वो 3 वैल्यूज के लिए कर सकते हैं। पहले 2 वैल्यूज पे लगाए, फिर जो रिजल्ट आएगा पहली 2 का उसको तीसरी वैल्यू के साथ, लेकिन वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। तो इस वजह से डिफरेंस बिटवीन के एस आई फॉर 3 ईयर्स हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि फर्स्ट जनरेशन इंटरेस्ट होता है, सेकेंड जनरेशन इंटरेस्ट होता है, और थर्ड जनरेशन इंटरेस्ट होता है। ठीक है, और ये मेरा होता है प्रिंसिपल। तो देखो, जब भी 3 साल के लिए निकालना है ना, तो क्या होता है, ये 3 टाइम्स ये 3 टाइम्स होता है ना? ये और ये 3 साल के लिए 3 3 3 3 1 क्यों होता है? क्योंकि ये यहाँ से निकल करके आया है। अगर 4 साल का होगा ना, तो मान लो कि यहाँ पे अगर एक, जैसे ये I1, ये I2, ये I3 होता, सॉरी, ये I3 होता, साला एक बार में, ये I3 होता और ये I4 होता, तो यहाँ पे क्या हो जाता, इसको 4 टाइम्स, इसको 6 टाइम्स, इसको 4 टाइम्स, और इसको 1 टाइम्स। ठीक है, ऐसे करते, इससे मल्टीप्लाई करके, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे 3 ईयर्स के लिए हम ये 3 3 1 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वो परसेंटेज में वैसे ही आता है। तो देखो, जब भी हमें निकालना होगा कि 3 साल का CISI के बीच में डिफरेंस, तो ये जो पहली वाली वैल्यू है ना, इस पहली वाली वैल्यू को गायब कर दो, आंसर आएगा ये। ठीक है, ये समझ में आया जो हमने बताया? फिर से थोड़ा थोड़ा बताना एक क्लियर बार हुआ ये। क्योंकि बीच में मेरा लीव हो गया था। एक सेकंड बता। तो देखो, जैसे कि हमने कहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में हमें डिफरेंस निकालना है 3 साल के लिए। ठीक है, तो 3 साल के लिए अगर हमें डिफरेंस निकालना है, तो हम फर्स्ट जनरेशन, सेकंड और थर्ड जनरेशन का इंटरेस्ट निकालेंगे ऐसे करके। यहाँ पे ऐसी ऐसी करके छोटा सा एक वैल्यू टेबल बना लेंगे। ठीक है, और जब डिफरेंस हमें निकालना होता है, तो जो पहले साल का होता है, ये जो पहला, सबसे पहला वाला जनरेशन होता है, ये कट जाता है। क्यों? क्योंकि 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 3I1। ठीक है, और 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 3I1 प्लस प्लस 3I2 प्लस I3, है ना? ये ठीक है। तो देखो, अब जब हम इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो ये वाली दोनों वैल्यूज तो कट जाएंगी ना, पहली वाली, सिर्फ लास्ट की 2 बचेंगी। इस वजह से हमने कहा कि जब भी CISI के बीच में डिफरेंस निकालते हैं, मान लो 3 साल के लिए, तो ये पहली वाली वैल्यू हमेशा गायब कर देते हैं। अब इसी ही का ही एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, कि जैसे मान लो 2 साल का निकालना हुआ, है ना? मान लो 2 ईयर्स का निकालना हुआ, तो 2 ईयर्स में क्या होता है, ये फर्स्ट जनरेशन इंटरेस्ट है और ये सेकंड जनरेशन इंटरेस्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2 into 1 होगा, मतलब एक सॉरी। तो देखो, जब 2 साल का होता है ना, तो 2 साल में देखो 21% होता है ना, यानी 2 और 1, यानी यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब अगर कोई कहे कि CISI के बीच में 2 साल में डिफरेंस निकालो, तो 2 साल में डिफरेंस क्या होगा, पहली वाली वैल्यू को काट देंगे हम लोग, पहली वैल्यू को भूल जाएंगे, आंसर आएगा ये वाला।
ये होता है हमारा जो CISI के बीच में डिफरेंस होता है। अब समझ में आया कि दोबारा से बता दो। आ गया आ गया। और जब हम अब वैसे तो 4 ईयर वाला आएगा नहीं, तो 4 ईयर वाला आएगा, तो जो I1 वाला सबसे पहले वाला है ना, 4 वाली वैल्यू, वो गायब कर देंगे, बाकी वाले वो जो आता है वो हमारा डिफरेंस आ जाएगा। तो देखो यार, CISI अपना खत्म हो गया है। अब हम दो तीन सवाल करा देते हैं, जैसे करा देते हो 3 सवाल। हाँ हाँ, करवा दो, साथ में ही क्लियर हो जाएगा। बुक ही करवाओगे ना जो लास्ट में दिए रहते हैं? हाँ हाँ, बुक ही करेंगे। हाँ बेटर रहेगा, करवा दो। एक सेकेंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर डालते हैं उसमें। हम्म, सेल शुरू हो गई है ना? किसकी? अबे ग्रेट इंडियन और अमेजॉन फ्लिपकार्ट वाली। अच्छा अच्छा। प्रोटीन पे क्यों नहीं होती भाई ये सेल? पता नहीं। जूता चप्पल कपड़ा पे सेल हो रही है इस वजह से। लड़के भी लिप बाम लगाते हैं, नाइस। होता है। टेंसर से पूछो, आर के लगाता होगा ना। भाई गाली बाद में दूंगा। हाँ, रिकॉर्डिंग वापस है उसके बाद। क्वेश्चन करते हैं चलो। तो हाँ, जैसे देखो, सबसे पहले ये 7th वाला क्वेश्चन करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो देखो, क्वेश्चन दिख रहा है ना तुम लोगों को? हाँ एकदम क्लियर क्लियर। Right. तो देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि इसमें पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तुम्हें 10,000 रुपीज पे, जिसमें एट द रेट एट 20%, at 20% per annum in 2 years, if the interest is compounded half yearly। तो अब देखो, जो हम बोल रहे थे ना कि कंपाउंडिंग जो है, सिंपल इंटरेस्ट में कंपाउंडेड हाफ ईयरली या कंपाउंडेड ईयरली कभी नहीं होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंडिंग यानी कि हर कितने दिन बाद हम प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ देंगे और नया प्रिंसिपल बनाएंगे। तो कंपाउंडिंग हाफ ईयरली वही हमें बताता है कि हर हाफ ईयर में, यानी कि हर 6 महीनों में मेरा कंपाउंड डिफरेंट हो जाएगा। तो ये जो कंपाउंड हाफ ईयरली है ना, इसको हम जैसे ही हमने देखा कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो हम क्या करते हैं, मेरा 20% जो रेट है वो मेरा ईयरली रेट है ना, हमने बोला था पहले ही, ईयरली रेट होता है हमेशा। तो इसको हम हाफ कर देंगे, क्यों? क्योंकि मेरी कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है, यानी कि मेरा रेट कितना हो जाएगा, 10%। ठीक है, मेरा रेट कितना हो जाएगा, 10%। और ये 10% कितनी बार चलेगा, 2 साल, 2 साल में हाफ ईयरली, अगर 2 साल में हम 6 6 महीने करके करेंगे तो ये 4 बार आएगा। ठीक है, क्योंकि 6 महीने 6 महीने 1 साल, और फिर अगले साल में भी 2 बार। तो देखो, ये एग्जैक्टली कैसा क्वेश्चन हो गया कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली का रेट होता है 10%, और ये 10% कितनी बार चलेगा, 4 साल तक, है ना। तो मेरा रेट परसेंट कितना हो जाएगा, जो हमने ऊपर बताया था, 46.41। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, 46.41% ऑफ 10,000 ये निकालेंगे हम, तो आंसर यही आ जाएगा, सी वाला, 4641, है ना।
क्योंकि देखो 46.41% है, तो परसेंट का 100 आया, और ये डेसिमल हटाया तो उसका भी 100 आ गया नीचे, और फिर इतने परसेंट ऑफ 10,000, है ना, 10,000, तो ये कट जाएगा ऐसे। तो 4641 हमारा इंटरेस्ट आ गया। तो ये होता है। अब जैसे अब ये इफेक्टिव रेट वाला, जैसे याद है तुम्हें कि 10% 4 ईयर के लिए इतना होता है, तो देखो तुरंत निकल आएगा, कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा ज्यादा। तो ऐसे होता है। उसके बाद ये सिक्स वाला है। तो ये सेवेंथ वाला समझ में आ गया ना? हाँ, आगे आगे। सही है। यप, क्लियर। तो अब हम देखते हैं सिक्स वाला। सिक्स, तो अब जैसे देखो, हमने तुम लोगों को तीन तरीके की चीजें बताई हैं। कहाँ गया, एक सेकेंड, कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है। सबसे पहला तरीका तो ये होता है, फॉर्मूला वाला। सेकंड होता है इफेक्टिव रेट वाला, और थर्ड होता है रेशियो वाला। ठीक है। रेशियो वाला हम वहां निकालते हैं जहाँ पे हमें प्रॉपर प्रिंसिपल और वो सारी चीजें पता होती है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है। अब अब जैसे हमें हमें तो पता है कि ये चीज सॉल्व कैसे होगी, लेकिन तुम लोगों को मतलब इशू ये हो सकता है कि जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसे सॉल्व कैसे करें, किस वाले तरीके से करें। क्योंकि देखो, इसमें मेरे कहने का मतलब क्या है वो हम बताते हैं। कि जैसे मान लो हम कहें कि भाई हम इसे इफेक्टिव रेट वाले से करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, अ सम इज पुट एट 4% कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली। अगर हाफ ईयरली है तो रेट को सबसे पहले हाफ कर देना है ना। यानी रेट हमारा हो गया 2%। ठीक है। और 2% हो गया है, और ये है क्या, 1.5 साल के लिए, है ना। यानी 2% कितनी बार है, हाफ ईयरली है, तो 1.5 साल में यानी 6 6 मंथ करके 3 बार आएगा, यानी 2%, 2% और 2%। ठीक है। और ये जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा ना, और हमें फाइनल यहाँ पे दिया है क्या, अमाउंट। यानी कि जो इस वाले फॉर्मूले में ये अमाउंट है ना, ये वाला दिया हुआ है, डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है। तो इसमें अगर हम लोग इस वाले तरीके से कैलकुलेट करेंगे ना, इफेक्टिव रेट वाले से, कि पहले इन दोनों को कैलकुलेट करके प्लस प्लस, ये हो गया 2 2 4, और ये 2 2 4/100 है, तो 0.04। फिर हम इसके साथ भी यही करें तो थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो इस वजह से हम करते क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम क्या मान लेते हैं, हम ऐसे वो वाले टेक्निक से करते हैं। जो हमारा अमाउंट होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 वाला। तो देखो, अब क्या है कि अगर मेरा जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, यानी हर 6 मंथ में, तो 1.5 साल यानी कि 18 महीने, है ना। तो 18 महीने में 6 महीने कितनी बार आएंगे, सिर्फ 3 बार आएंगे। तो जो मेरा टोटल टाइम पीरियड है ना, वो 3 हो जाएगा, यहाँ पे जो एन की वैल्यू होती है। ठीक है। और मेरा रेट कितना है, 2%। 2% यानी कि 2/100, ऐसे। और मेरा अमाउंट क्या दे रखा है, 6632, और ये दे रखा है 6632, तो 32.55 है। तो हमने ये ऊपर 5 5 लिख दिया है, और नीचे हमने 100 कर दिया है। ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो अब ये बोल क्या रहा है कि हमें सम निकालना है, यानी कि हमें प्रिंसिपल निकालना है, यानी ये निकालना है। और बाकी इसको ऐसे काट सकते हैं कि 2 1 था और 250 था, तो 1 प्लस 50/1 इज 51/50 का क्यूब, और ये प्रिंसिपल। अब चाहो तो तुम लोग इसे वैसे कैलकुलेट कर सकते हो, अगर एग्जाम में अगर ऐसा कुछ आया तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके। अच्छा एक बात बताओ, कि जैसे मान लो ये इक्वेशन ये हमने बना लिया, अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो प्रिंसिपल निकल आएगा, आंसर निकल आएगा। तो एग्जाम में कैलकुलेटर यूज करने देते हैं वो लोग, कोई करके देखा है?
बिना और बताए मेरे कर ख्याल से सकते हैं। प्रॉक्टर के बिना ऊपर बताए डिपेंड है, करने से कोई कोई होता है। मैंने पूछ लिया तो उसने मना कर दिया था। चोरी छुपे कर लो। कोई कोई प्रॉक्टर शायद अलाउ भी कर दे, पता नहीं, मैंने तो ना पूछा था क्योंकि कुछ आता ही नहीं था, इसलिए जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी। तो इसको हम लोग उससे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कि कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा। याद है, लेकिन मतलब इससे आंसर निकल आएगा। तो देखो ऐसे ही होते हैं मतलब क्वेश्चन, जिन जिन में मतलब जिसमें जैसे अमाउंट का ये निकल आता है कि भाई इतना अमाउंट है मेरे पास, इतना अमाउंट है तो प्रिंसिपल कैसा होगा, और रेट एकदम गंदा सा दे रखा है, तो उसमें हमारे लिए ये वाली टेक्निक इजी होती है ना सॉल्व करना। बाकी अगर कैलकुलेटर अलाउ कर तो वो फिर किसी से भी कर सकते हैं। हम्म, और कोई और क्वेश्चंस करवा दो क्या, जैसा तुम लोग करोगे। एक बार ट्राई करते हैं, या तो कुछ डाउट होगा तो फिर पूछ लेंगे ऑन ग्रुप पर या फिर नेक्स्ट क्लास में। ये भी सही है, यही होता है। क्योंकि मेनली मेथड्स तो पढ़ लिए ना, अब उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करने पड़ेंगे बेसिकली, तो वो तो सॉल्व करने पे ही आएंगे। बस एक चीज हम बता दे रहे हैं यहाँ पे कि बस एक चीज और बता दे रहे हैं क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखें, कुछ नया नहीं है, बस ऐसे ही है। हाँ देखो क्या होता है, कभी कभी रेट पूछ लेता है कि कितना किस रेट पे मतलब चीजों को मतलब कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो किस रेट पे है। तो जैसे जो ये वाला जो फॉर्मूला है कि P1 + R/100, ये है ठीक है। तो और ये इक्वल टू अमाउंट होता है। तो क्या करना होता है, अमाउंट जब भी तुमसे पूछा हो कि किस रेट पर, मतलब किस रेट पर हमने पैसा दिया दे रखा है, तो सिंपली अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल का रेशियो निकालो। ठीक है, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकालने से होता क्या है, जैसे हम देखो एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि मान लो मेरे पास 800 रुपए है, ठीक है। अरे ये भी एक क्वेश्चन ही है, अपनी बुक का ही है, हमने उसी दे दिया। तो देखो जैसे अपना प्रिंसिपल है 800 रुपये, और कुछ सालों बाद उसका अमाउंट हो जाता है 882। ठीक है, अब बताओ कि कि, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा इसका, कि मतलब 2 सालों बाद ऐसे दिया था कि प्रिंसिपल जो है वो 800 रुपये है, ठीक है। 2 साल बाद वो इस अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब टोटल इतना इतना रुपया देना पड़ता है उसको, और 2 साल के लिए, तो इसका रेट। तो सिंपली हमको करना क्या है, अमाउंट ऊपर लिखेंगे 880, ठीक है, अमाउंट लिखेंगे 800, ठीक है। अब इसको एक बार कट कर, इसको रिड्यूस करते हैं, 2 से ही कटेगा ये, 2 400, और 2 आएगा 441। यार एक सेकंड रुकना है ना, हम आ रहे हैं। हाँ तो देखो कि तो यार ये साला अलाउ कर दिया है बार बार पॉपअप। हाँ तो देखो, जैसे ये अब हमारा सॉल्व होकर के क्या आ गया है, अभी एकदम क्लियर हो जाएगा कि हमने ये रेशियो क्यों लिया। ये है ये, तो अब देखो, अब अब ये किसी से भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये 2 साल के लिए पूछा है ना, तो हमें इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। अगर जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये जो 441 है ना, ये 21 का स्क्वायर होता है, और ये 420 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब है कि जो 20 की चीज थी ना, वो 21 की हो गई एक साल में, यानी कितने रुपए बढ़ गए,
एक ऑन 20, ठीक है, इंटू 100, इससे हमारा रेट आ जाएगा, एंड दैट रेट विल बी 5%, ठीक है। ये चीज समझ में आया? भले ही ज्यादा ना समझ में आया, लेकिन हल्का फुल्का 70% आ गया आ गया। तो बस यार, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यही है। चलो अब क्वेश्चन लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है इसका। और और पहले से लेकर जो चौथी यूनिट है, हम्म वो सिर्फ चौथी या पहले से लेकर पांचवी यूनिट जो है ना, वो सिर्फ मेनली दो ही चैप्टर्स पर बेस्ड है। अच्छा अच्छा। एक है एक है टाइम एंड डिस्टेंस, है ना, हम्म और दूसरा है टाइम एंड वर्क। भले ही इसके नाम अलग अलग लिख रखे हैं इन्होंने, लेकिन वो होता, सॉरी, पहले से लेकर चौथी यूनिट तक सिर्फ दो ही हम्म चैप्टर है। एक है टाइम एंड वर्क और एक है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है ठीक है। है ना। तो अगर जैसे हम ये दोनों टॉपिक ये दोनों टॉपिक अगर पढ़ाएंगे, जब भी टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस वाला, तो हम्म एक बार में ही, मतलब मान लो 2 लेक्चर में ही अपने चारों यूनिट कवर हो जाएंगे इजीली। ओके। तो अब तुम लोग देख लेना एक बार CISI के क्वेश्चन, ठीक है, ट्राई करेंगे। आज ही लगाते हैं बैठ के क्वेश्चन। आज मतलब कल सुबह दो शाम तीन तक। देख लेना। हाँ, और एक चीज और छोटी सी रहेगी, कि कभी भी क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सॉरी, सबसे पहले देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है। बहुत ही छोटी सी चीज है, लेकिन क्वेश्चन है इसके, ठीक है। तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हमने कहा कि मेरा जो प्रिंसिपल है वो 3 टाइम्स हो गया, ठीक है, यानी मेरा प्रिंसिपल 3 था, और मेरा कुछ रेट था कि यार वो 3P हो गया, यानी कि 3 साल, यानी कि मान लो कि हमने कहा कि मानो 4 साल में, 4 साल में मेरा जो प्रिंसिपल है वो P से 3P हो गया। तो जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट में ऐसी चीज होती है ना कि P से 3P हो गया, तो हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में ये बढ़ा कितना है। ये एक्चुअल में बढ़ा है 2P, है ना। यानी कि 4 साल में मेरा प्रिंसिपल बढ़ गया है, 4 साल में मेरा प्रिंसिपल कितना बढ़ गया है, 2P बढ़ गया है। तो अब वो पूछेगा कि ये 8P का कितने सालों में हो जाएगा। अरे यार सॉरी, 8P नहीं, वरना गंदा सा फ्रैक्शन हो जाएगा, इस वजह से हो जाएगा। तो ये 7P कितने सालों में हो जाएगा, ठीक है। यानी ये P से 7P, यानी कि 7 टाइम्स का हो जाएगा, यानी कि बढ़ेगा कितना, 6P, ठीक है। तो देखो, अगर 2P 2P बढ़ने में 4 साल लगते हैं, ठीक है, तो 6P, यानी इसका 3 टाइम्स बढ़ने में इसका 3 गुना टाइम लगेगा, ठीक है, यानी कि 12 साल, ठीक है। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। जब भी हमें देखना होता है कि कोई चीज कितनी फाइनली होगी, तो हम सिंपल इंटरेस्ट में ये देखते हैं कि एक्चुअली में वो बढ़ा कितना, ठीक है, और ऐसे कैलकुलेट कर देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे हमने कहा कि मेरा प्रिंसिपल 2 साल में, 2 साल में कितना हो गया, 4P हो गया। तो यहाँ पर हम ये नहीं देखते कि बीच में कितना बढ़ा है, वो हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट में देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं फाइनल, यानी P से 4P हो गया, कितना साल लगा, 2 साल। तो अब कोई कहे कि, तो इसको ऐसे लिखते हैं, 2 साल में कितना हो गया, 4P हो गया, ठीक है। मेरा प्रिंसिपल 2 साल में 4P हो गया। तो अगर हम कहें कि ये 4 साल में कितना हो जाएगा, ठीक है, 4 साल में कितना हो जाएगा, तो इसमें ऐसे नहीं करते हैं कि इसको 4 साल कर रहे हैं तो इसको 2 टाइम्स किया, फिर इसको 2 टाइम्स किया, नहीं, ऐसे नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा चीजें मल्टीप्लिकेशन में चलती है, ठीक है, ये याद रखना, हमेशा चीजें मल्टीप्लिकेशन में चलती है, मल्टीप्लिकेशन में चलती है, ठीक है। वहां जैसे सिंपल इंटरेस्ट में क्या होती है, चीजें ऐड होती हैं, वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट में चीजें मल्टीप्लिकेशन में होती है ना। तो अगर मेरा कोई भी पैसा 2 साल में 4 गुना हो गया है ना,
यही तो हुआ है, एग्जैक्टली यही हुआ है यहाँ पे कि मेरा कोई भी जो पैसा था वो मेरा 2 साल में 4 गुना हो गया है। तो अगले 2 साल में भी ये 4 गुना ही होगा। ठीक है, यानी कि टोटल अब कितने साल हो गए, 4 साल। और ये हो कितना जाएगा, फोर फोर टाइम्स हुआ, फिर 4 टाइम्स हुआ, यानी कि ये 16 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अगर ईयर्स में, तो यहाँ पे वो 2 की पावर चढ़ जाती है। ठीक है, ऐसे होता है ये थोड़ा सा हल्का सा समझने में मे भी दिक्कत आया हो, लेकिन ये होता ऐसे ही है। और जैसे हमने बोल दिया कि जैसे ये 2 ईयर्स हैं और 2 साल में मेरा पैसा 4p हो गया, यानी मेरा पैसा 4 टाइम हो गया, तो मेरा पैसा 2p कितने सालों में हुआ होगा, है ना? तो 2p कितने सालों में हुआ होगा, तो जैसे 4p है, 4p को हमको 2p में लाना है। तो फोर फोर का, क्योंकि यहाँ पे हमेशा पावर में चढ़ाते हैं, तो ये पैसा 1 साल में कितना हुआ होगा, इसको यहाँ पे जो डिवाइड कर दो 2p। ठीक है, ऐसे 1 साल में ये पैसा, यानी हर साल ये पैसा डबल हो रहा है मेरा। ये चीज समझ में आया? थोड़ा थोड़ा, बट खुद से ट्राई करेंगे, पहले प्रैक्टिस करने की। पर थोड़ा थोड़ा ही क्लियर हुआ, एकदम प्रॉपरली मुझे ये टॉपिक नहीं क्लियर हुआ। हाँ, वो एकदम से नहीं क्लियर होगा, वो हमें पहले से ही पता है, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, हमें हमें खुद ये टॉपिक बड़ा अजीब लगता है, इसीलिए हमने इसे सबसे पहले ही पढ़ा है ना? तो अब तुम लोग क्या करना कि एक बार भले ही पूरा सॉल्व मत करना, लेकिन बस एक बार क्वेश्चन रीड करके ये सोचना कि यार ये सॉल्व कैसे होगा। अगर दिमाग में आ जाए, स्ट्राइक मार जाए कि हाँ यार ये ऐसे सॉल्व होगा, तो इसका मतलब फिर वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ट्राई कर लेना तुम लोग। ओके ओके। तो ठीक है फिर, अब रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, क्योंकि अब तो नहीं पढ़ाना है।